एडिडास और प्यूमा दुनिया के सबसे मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड्स में से, फिर भी ये दोनों जर्मनी के एक छोटे से शहर में स्थित हैं। कि इन दोनों कंपनियों का एक बहुत विवादित इतिहास है, जो धोखेबाजी, सबॉटेज और भाईचारे की अद्भुत प्रतिद्वंद्विता से भरा है। अडोल्फ और रुडोल्फ डैजल भाई थे, लेकिन उन्होंने प्रतिकूल जूता कंपनियों की शुरुआत की और बिटर दुश्मन बन गए। एडिडास और प्यूमा का इतिहास एक जीवन भर चलने वाले शतरंज खेल की तरह था, जहां दोनों भाई एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश में किसी भी हद तक चले जाते थे। उनका परिवार का झगड़ा अभी भी उनके जन्म के शहर को दो हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा एडिडास का समर्थन करता है और दूसरा प्यूमा का। ये एक कहानी है झूठ, रहस्यों और भ्रष्टाचार की, जो दो विश्व युद्धों तक फैली हुई है और ये बताती है कि किस तरह के संस्थापकों ने नाजी पार्टी में शामिल होकर हिटलर की सेना के लिए हथियार बनाए। दो भाई खून के रिश्ते में जुड़े हुए, लेकिन लालच और महत्वाकांक्षा ने उन्हें अलग कर दिया। ये है एडिडास और प्यूमा की पागलपन भरी सच्ची कहानी। उन्नीस में रूडोल्फ डॉसलर, जिसे रूडी कहा जाता था, एक गरीब परिवार में जन्मा। सिर्फ 2 साल बाद उसके भाई एडोल्फ का जन्म हुआ। जन्म के समय उनका नाम अड्डी था और कहा जा सकता है कि उन दोनों भाइयों का बचपन काफी मुश्किल था। वे जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में रहते थे, जो अपनी जूता बनाने की फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता था। उनके पिता इनमें से एक में काम करते थे। उनकी माँ ने एक लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू किया। वह लोगों के कपड़े धोकर उन्हें पूरे कस्बे में डिलीवर करती थी, और इस तरह वो जल्दी ही एलए के लड़के के नाम से जाने जाने लगे। में दोनों भाइयों को जर्मन सेना में भर्ती किया गया ताकि वे लड़ाई में शामिल हो सके। पहला विश्व युद्ध के बाद जब वो घर लौटे तो उनकी मां का धोबी का काम हर ग्राहक को खो चुका था। युद्ध ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था और हालात बेहद खराब लग रहे थे। लेकिन इस बार एड्डी था जिसने एक बिजनेस आइडिया सोचा ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। कई सालों से वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर चप्पल बनाने वाला बनना चाहते थे। एड्डी ने सोचा कि अगर वो ऐसे स्पाइक जूते बनाए जो खास तौर पर दौड़ने के लिए हों, ये एथलीट्स को एक बड़ा फायदा देंगे। एड्डी ने अपनी मां के कपड़े धोने वाले शेड को अपने जूते बनाने के लिए वर्कशॉप में बदलने का फैसला किया। एड्डी के पास ना तो पैसे थे और ना ही सामान, और शहर की बिजली भी चली गई थी। लेकिन इसने उसे रोकने की बजाय एड्डी ने जूते बनाने के लिए जरूरी सामान खरीदने के बजाय पुराने युद्ध के मैदानों में दिन बिताए, ताकि वो जो भी सामग्री ढूंढ सके उसे इकट्ठा कर सके। उसने चमड़े की पट्टियों का इस्तेमाल किया, हेलमेट्स के स्ट्रिंग, टूटी हुई पैराशूट्स और बेसिकली जो कुछ भी उसे जूते बनाने के लिए मिला, उससे एड्डी ने क्रिएटिव हो गया। उसने एक लेदर ट्रिमर को एक साइकिल के पहिए से जोड़ा और अपने एक दोस्त से पेडल करने को कहा ताकि उसे जो पावर चाहिए थी वो मिल सके। एड्डी की इस इम्प्रोवाइजेशन के कारण उसने ऐसे जूते बनाए जो काफी मजबूत थे और वो उसके गांव में बेहद लोकप्रिय हो गए। डिजाइन से साफ था कि उनके बिजनेस में बढ़ने की क्षमता है, इसलिए अड्डी के भाई रूडी ने अपनी नौकरी छोड़कर अड्डी के साथ काम करने का फैसला किया। रूडी अपने भाई से ज्यादा एक्सट्रोवर्ट और करिश्माई था, इसलिए वह बिक्री पर ध्यान देगा, जबकि अड्डी को खेलों का बहुत शौक था और वह डिजाइन में माहिर था, तो वह जूतों के निर्माण पर ध्यान देगा। ऐसे में लग रहा था कि दोनों मिलकर एक शानदार टीम बनाएंगे। तो 1924 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर दाजला ब्रदर्स स्पोर्ट शू फैक्ट्री शुरू की। यह व्यवसाय परिवार को बिखेर देगा और 2 वैश्विक जूता साम्राज्यों का निर्माण करेगा। रूडी ने जर्मनी में हर खेल क्लब को डाजलर जूतों का प्रस्ताव दिया, जिससे बिक्री तेजी से बढ़ने लगी। इससे भाइयों को अपने परिवार के छोटे से धोबी खाने से निकलकर एक नई फैक्ट्री में जाने का मौका मिला, जहां बेहतर उपकरण और ज्यादा कर्मचारी थे, और फुटबॉल के जूतों में भी विस्तार कर सकते थे, जो कि एक अच्छा समय था।
क्योंकि फुटबॉल देश भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। रूडी ने कई फुटबॉल क्लबों को मुफ्त में जूते बांटे। जानते थे कि एक बार जब लोगों ने जूतों की क्वालिटी देख ली तो वे और अधिक चाहेंगे। लेकिन फिर हिटलर की सत्ता में आने से सब कुछ बदल गया। नाजियों ने खेल और शारीरिक फिटनेस को जर्मन लोगों के राष्ट्रीय गर्व को बढ़ाने या उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने के तरीके के रूप में बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना शुरू किया। इससे स्पोर्ट शूज की मांग में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और डैजला भाई इस पर फायदा उठाने के लिए वहां थे। एडी और रूडी ने औपचारिक रूप से नाजी पार्टी में शामिल हो गया। कुछ लोग कह सकते हैं कि उस समय जर्मनी में कारोबार चलाने के लिए यह जरूरी था, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके हिटलर के प्रति सच्चे समर्थन के सबूत भी हैं। वो हिटलर यूथ में गहनता से शामिल था। ये कोई शक नहीं है कि उनका स्पोर्ट शू कारोबार नाजी शासन से बहुत फायदे में था, लेकिन उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू साल था 1936, जब जर्मनी ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। यह पहला ओलंपिक था जिसे टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था और इसलिए भाइयों को समझ में आया कि ये उनके लिए एक सुनहरा मार्केटिंग का मौका है। अगर वे ओलंपिक एथलीटों को अपने जूतों में दिखा सकें तो ये एकदम बेहतरीन विज्ञापन होगा। और उनमें से एक खास एथलीट था जेसी ओवेंस, एक अफ्रीकी अमेरिकी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय एथलीटों में से एक थे। हालांकि जेसी ओवेंस को स्पॉन्सर करना एक खतरनाक कदम था, क्योंकि हिटलर ने ओलंपिक को एक तरीके से देखा। दुनिया को यह दिखाना कि उसे जर्मन नस्ल की श्रेष्ठता पर विश्वास था, इसलिए एक काले एथलीट का जीतना बिल्कुल भी हिटलर की चाहत के खिलाफ होता। ऐसे में डाजा ब्रदर्स का जेसी ओवेंस का समर्थन करना निस्संदेह खतरनाक था, लेकिन एडी ऐसा करने के लिए दृढ़ था और उसने ओलंपिक गांव में जाकर जेसी ओवेंस को ढूंढने का फैसला किया। थोड़ी बातचीत के बाद उसने जेसी को अपने खास रनिंग जूते दिखाए और जेसी ने वो उपहार स्वीकार कर लिया। जेसी ओवेंस ने बर्लिन ओलंपिक खेलों में दाजला जूते पहनकर 4 गोल्ड मेडल जीते। हिटलर तो बेशक गुस्से में था, क्योंकि यह उसकी प्रचार नीति के खिलाफ था, जिसमें वह आर्यन नस्ल को सर्वोच्च बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह ब्रदर्स के लिए शानदार प्रमोशन था, क्योंकि ओलंपिक्स में सबसे अच्छे एथलीट ने उनके जूते पहन रखे थे। आर्डर मिलने शुरू हो गए थे दुनिया भर से। सब कुछ उनकी कंपनी के लिए बढ़िया लग रहा था, लेकिन पीछे के हालात में दोनों भाइयों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ओलंपिक्स के बाद की स्थिति उनके लिए खत्म होने की शुरुआत साबित होने वाली थी। डैजलर फैक्ट्री पहले से ज्यादा व्यस्त थी, लेकिन भाइयों के बीच कैसे काम करना है इस पर सहमति नहीं बन रही थी। बिजनेस का तनाव बढ़ने के साथ साथ भाइयों के बीच का तनाव भी बढ़ता गया। रूडी को लगता था कि बिना उसकी बिक्री की मेहनत के बिजनेस कुछ नहीं है, जबकि एडी को ऐसा नहीं लगता था। बिना उसके प्रोडक्ट के बिजनेस का कोई मतलब नहीं था। और जब विश्व युद्ध 2 शुरू हुआ तो हर बिजनेस से उम्मीद की जा रही थी कि वो युद्ध के प्रयास में योगदान दे। इसलिए डैजर शू ने नाजी सैनिकों के लिए बूट और हथियार बनाने शुरू कर दिए। रूडी ने इसे एक खतरे के रूप में देखा, क्योंकि युद्ध के दौरान एडीडी साफ तौर पर पीछे था। रूडी को ये पैरानोया हो गया कि एडीडी उसे बिजनेस से बाहर कर रहा है। उन्होंने एक प्रॉपर्टी में साथ में निवेश किया, इसलिए वे दोनों अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ उसी घर में रह रहे थे और इस तरह से वो लगभग सारा समय एक साथ गुजार रहे थे। एक रात जब अलाइड बम जर्मनी पर गिर रहे थे, अड्डी और उसकी पत्नी बेसमेंट में शेल्टर के लिए गए। जब उसने देखा कि रूडी और उसकी पत्नी पहले से ही वहां हैं, तो उसने कहा, ये बदमाश फिर आ गए हैं। अड्डी का इशारा अलायंस की ओर था जो उन्हें बमबारी कर रहे थे, लेकिन रूडी को यकीन था कि अड्डी की बातें कुछ और थीं। परिवार उस बेसमेंट से बाहर आया। थोड़े समय बाद रूडी को आर्मी में बुला लिया गया, जबकि एडी को फैक्ट्री चलाने के लिए रहने दिया गया, जो अब टैंक के पुर्जे बना रही थी। लेकिन फ्रंटलाइन पर रहते हुए रूडी को और यकीन हुआ कि एडी कंपनी अपने लिए अपने अधीन करना चाहती है। इसलिए उसने एक पत्र भेजा जिसमें उसने कहा कि उसे लगता है कि एडी में कंपनी को चलाने का दम नहीं है, और रूडी ने मांग की कि जब वह दूर हो
तो उसकी पत्नी उसकी प्रतिनिधि बने कि रूडी ने एडी की शिकायत नाजी अधिकारियों से कर दी, यह कहते हुए कि वह उस चमड़े को जमा कर रहा है जो युद्ध के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। एडी को थोड़े समय के लिए रोका गया और पूछताछ की गई। युद्ध खत्म होने के बाद पहचान प्रक्रिया शुरू हुई, जहां अमेरिकियों ने जर्मन लोगों को कोर्ट में पेश किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने युद्ध के दौरान कोई अपराध किए। रूडी को नाजी शासन में उनकी गहरी भागीदारी के शक के कारण जेल भेज दिया गया और उसने 1 साल वहीं बिताया। दरअसल बाद में अमेरिकियों ने बताया कि रूडी की गिरफ्तारी एक टिप ऑफ पर हुई थी, इसलिए रूडी को यकीन था कि एडी ने उसे अमेरिकियों के सामने पेश कर दिया था ताकि वो उससे छुटकारा पा सके। जब आखिरकार रूडी जेल से रिहा हुआ तो एडी अपने ही मामले से गुजर रहा था, जहां उसे युद्ध से फायदा उठाने के शक में रखा गया था और रूडी ने उसके खिलाफ गवाही देने का मौका नहीं चूका। बिल्कुल, एडी ने सब कुछ इनकार कर दिया और आखिरकार दोनों भाइयों को क्लियर कर दिया गया। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो अब भाई नहीं रहे बल्कि दुश्मन बन गए। यहां तक कि रूडी और एडी की पत्नी के बीच एक कथित अफेयर की अफवाहें भी थीं। और यही समस्या है, इतनी सारी आरोप प्रत्यारोप हैं कि ये समझना मुश्किल है कि सच क्या है। भाइयों में एक दूसरे को सहने की कोई जगह नहीं बची। इसके चलते 1948 में बिटर बातचीत के महीनों के बाद रूडी और एडी ने कंपनी के एसेट्स बांट दिए और 2 अलग कंपनियां बनाई, एडिडास और प्यूमा। दोनों भाई बदले की भावना से भरे हुए थे और वो अपने बाकी के जीवन एक दूसरे के बिजनेस को सैबोटाजिंग करने में बिताने लगे। अपनी कंपनी का नाम रखने के लिए एडी ने अपना उपनाम एडी लिया और उसे अपने सरनेम के पहले हिस्से दाजला के साथ मिला दिया। आप जिस जगह से हैं वहां आप इसे एडिडास या एडिडास जैसे बुला सकते हैं। वहीं रूडी भी अपनी कंपनी का नाम अपने नाम पर रखने वाले थे, इसलिए उसने शुरुआत में इसे रूडा रखा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने इसे उस नाम में बदलने का फैसला किया जो हम सब जानते हैं, प्यूमा। और उसने कहा कि एथलीट्स प्यूमा की तरह बनना चाहते थे। किसी एक कंपनी को 2 अलग अलग कंपनियों में बांटना एक गंदा प्रोसेस था। कर्मचारियों को यह चुनना पड़ा कि वे नई कंपनी में किसके लिए काम करना चाहते हैं। ज्यादातर तकनीकी स्टाफ एडिडास के साथ गया और ज्यादातर सेल्स स्टाफ रूडी के साथ। लेकिन इसका अपने छोटे शहर पर अजीब असर पड़ा। रूडी एक नदिया के बीचों बीच बटा हुआ था और जब एडी और रूडी 2 अलग अलग कंपनियों में बंट गए तो एक तरफ एडिडास था और दूसरी तरफ पूमा। इसके बाद से वो शहर हमेशा के लिए बंट गया। एडिडास और प्यूमा जल्दी ही अपनी अपनी तरफ के सबसे बड़े नियोक्ता बन गए। हर तरफ के पास अपनी अपनी स्कूल थी, तो जिनके माता पिता एडिडास के लिए काम करते थे उनके बच्चे एक स्कूल में जाते थे और जिनके माता पिता प्यूमा में काम करते थे उनके बच्चे दूसरी स्कूल में। दूसरा, ये भी काफी बुरा माना जाता था कि अलग इलाके के लोगों से डेटिंग करना और यहाँ तक कि जूते के आधार पर प्रतिकूल गैंग भी बन गए थे। और इसके उलट भी आखिरकार भाई का गांव झुकी गर्दन वाले गांव के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि लोग हमेशा ये देखने के लिए नीचे देखते रहते थे कि कौन से जूते पहने हैं। एक ही इंसान था जिसने किसी एक तरफ नहीं खड़े होना चुना, वो थे मेयर। एडिडास और पूमा का एक जूता था ताकि दोनों ब्रांड्स का दिखावा हो सके। हालांकि एडिडास और पूमा के जूतों को अलग पहचानना मुश्किल था क्योंकि वे एक जैसे ही लगते थे। मगर एडिडास ने एक तरीका निकाला जिसमें उसने उनके किनारों पर 3 लेदर स्ट्राइप्स जोड़े। फिर 1949 में एडिडास ने इन लेदर स्ट्राइप्स को सफेद रंग में रंगना शुरू किया, जो उसके जूते को तुरंत अलग दिखाने लगा और लोगों को यह लुक पसंद आया। अब जबकि एडिडास और पूमा के जूते अलग दिखने लगे थे, जर्मनी में सबसे बड़े खेल जूता निर्माता बनने के लिए रूडी ने मन बना लिया था। जर्मनी युद्ध के बाद अपना पहला विश्व कप खेलने के लिए तैयार हो रहा था। रूडी को राष्ट्रीय टीम के कोच को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि जर्मन टीम विश्व कप में पूमा के जूते पहने।
लेकिन भुगतान के शर्तों पर उनकी सहमति नहीं हो पाई। रूडी को पूरा यकीन था कि मैनेजर आखिरकार पीछे हट जाएगा। मैनेजर ने इसके बजाय एडी के साथ डील कर ली। टीम ने पहले एडिडास के जूते पहने थे, जबकि जर्मन टीम को काफी मुश्किलें आ रही थीं। लेकिन फिर सबको हैरानी में डालते हुए वो फाइनल तक पहुंच गए, क्योंकि वो हंगरी के खिलाफ खेल रहे थे, जिन्होंने 4 साल में एक भी मैच नहीं हारा था। लेकिन खेल शुरू होने से पहले बारिश हुई। देखो, एडी ने जर्मन खिलाड़ियों के लिए खास डिजाइन किए हुए बूट्स में नीचे स्टड्स को स्क्रू करके एडजस्ट किया जा सकता था। स्टड वाले बूट्स ने जब घास गीली थी, तब जर्मनी के खिलाड़ियों को बेहतर पकड़ दी। फिर भी फाइनल मैच की शुरुआत जर्मनी के लिए खराब रही, क्योंकि वो 2 गोल से पीछे हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे पिच कीचड़ में बदलती गई, हंगरी के खिलाड़ियों के पैर फिसलने लगे, जबकि जर्मनी के खिलाड़ी अपने एडजस्टेबल स्टड्स की वजह से बेहतरीन दौड़ रहे थे। जल्दी ही जर्मनी ने पहला गोल किया, फिर दूसरा, और मैच के अंतिम मिनटों में उन्होंने बढ़त बना ली। ये वेस्ट जर्मनी के लिए एक बेहद अप्रत्याशित जीत थी। युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी के लोगों के पास कुछ ऐसा था जिस पर वे गर्व महसूस कर रहे थे। और जब टीम ने एडिडास के जूते पहनकर जीत हासिल की, तो एडिडास एक तरह का राष्ट्रीय हीरो बन गया। एडिडास की मांग में जबरदस्त उछाल आया। इस बीच रूडी बहुत निराश था कि उसने अपनी कंपनी का प्रमोशन करने का सुनहरा मौका खो दिया। तनाव और बढ़ गया, और 2 साल बाद मेलबोर्न ओलंपिक्स के दौरान प्यूमा के जूतों की खेप का क्लियरेंस रहस्यमय तरीके से नहीं हुआ कस्टम्स में। लेकिन एडिडास की शिपमेंट को लेकर अफवाहें उड़ने लगीं कि कस्टम्स अधिकारियों को एडिडास ने रिश्वत दी है ताकि प्यूमा की शिपमेंट को रोका जा सके, जिससे ज्यादातर एथलीट एडिडास के जूते पहने। रूडी बहुत गुस्से में था कि एडिडास को इतना लाइमलाइट मिल रहा था, और अगले कुछ सालों में एडिडास और प्यूमा हर मौके पर एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते रहे। दोनों कंपनियों ने दूसरे सामान बेचना भी शुरू कर दिया। शॉर्ट्स, मोजे और स्नीकर्स जैसे प्रोडक्ट्स में जो एक कंपनी करती थी, वही दूसरी कंपनी भी करने लगी। इसलिए दोनों भाइयों ने अपने बेटों को मदद के लिए शामिल किया। एडी के बेटे, जिसका नाम एच था, एडिडास के लिए फैसले लेने लगा, और रूडी के बेटे, जिसका नाम आर्मेन था, प्यूमा के लिए फैसले लेने लगा। नई पीढ़ी के चमकदार लोग आए, लेकिन आपको सोचने में लगेगा कि पारिवारिक न ड्रामा कम हो गया होगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। दोनों कंपनियां सबसे अच्छे खिलाड़ियों के साथ डील्स करने के लिए स्पॉन्सरशिप रेस में शामिल हो गईं। उन्होंने अपने सबसे बड़े सितारों को अपने जूतों के लिए तैयार करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। 1978 के ओलंपिक्स के लिए एच और अर्मेन ने कुछ खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाकर अंतहीन पैसे बर्बाद कर दिए। इससे उनके खर्च मैसिवली बढ़ गए और उनके मुनाफे को बहुत नुकसान हुआ। 197 के वर्ल्ड कप से पहले मेक्सिको में उन्होंने एक सीक्रेट पीसीटी बनाया। उस समय एक ऐसा एथलीट था जिसे दोनों साइन करने के लिए बेताब थे, पेले। उसे दुनिया का सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी माना जाता था। दुनिया में उसकी पहचान के चलते पेले को साइन करना एडिडास या पूमा के लिए गेम चेंजर हो सकता था। लेकिन एचएसटी और आर्मेन जानते थे कि अगर उनमें से किसी ने कोशिश की तो दूसरा बस बेहतर ऑफर देकर आगे निकल जाएगा, और वे एक दूसरे को इतना बिड करके टक्कर देते रहेंगे कि उनकी सारी कैश जल जाएगी। एडिडास टीम ने वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में देखा कि पेले ने पूमा के जूते पहने हैं, तो उनकी हालत क्या हुई होगी। जैसे ही टीमें खेल की शुरुआत के लिए पोजीशन में आईं, हर कैमरा पेले की तरफ था। गेम शुरू होने से पहले पेले ने रेफरी से कुछ सेकंड के लिए खेलने का रोकने के लिए कहा, फिर नी करके अपने जूते की लेस बांधने लगा। उन कुछ सेकंडों में पूमा ने करोड़ों टीवी स्क्रीन पर राज कर लिया। पूमा ने पेले के साथ एक डील की जिसकी कीमत $1,25,000 से ज्यादा थी। उसे खेल रोककर अपने लेंस बांधने के लिए कहना वाकई एक बेमिसाल विज्ञापन था। पेले ने ब्राजील को विश्व कप में जीत दिलाई, जिससे पूमा की वैश्विक स्थिति ऊंची हुई और उनके बूट सालों तक बेस्ट सेलर बन गए। जाहिर है एच गुस्से में था कि अर्मेन ने उनकी एस सुगलाश्ता तोड़ी। दाजला का झगड़ा फिर से शुरू हो गया
और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। कई सालों से आपस में बात नहीं की और एक दूसरे से नफरत करते रहे। दरअसल जब रूडी फेफड़ों के कैंसर से मर रहा था, अड्डी ने उसे देखने या उसके अंतिम संस्कार में जाने से भी मना कर दिया। कुछ साल बाद अड्डी खुद मर गया। दोनों भाई अपने शहर के कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं, लेकिन दूर दूर। संस्थापकों और उनके बेटों एच और आर्मेन को मेजबान की अगुवाई में आगे निकलने में काफी परेशानी हुई। एडिडास ने प्रायोजन सौदों पर इतना ध्यान केंद्रित किया और हुड के मुकाबले प्यूमा से ज्यादा खर्च किया कि उन्होंने लगभग सारा पैसा खा लिया। वहीं आर्मी की अगुवाई में प्यूमा ने सिर्फ एडिडास के स्तर पर विस्तार करने पर ध्यान दिया, जो कि नहीं हुआ, और इसके कारण उनके उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित हुई। 70 के दशक के आखिरी और 80 के दशक के शुरुआत में दोनों कंपनियों के लिए हालात खराब थे और 1989 तक वे एक गंभीर स्थिति में पहुंच गए थे। इसलिए उन्होंने प्राइवेट निवेशकों को बेच दिया। एडिडास और पूमा एक दूसरे को पीछे छोड़ने में इतने व्यस्त थे कि 90 के दशक तक नाइके ने दोनों को पीछे छोड़ दिया और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का निर्विवाद नेता बन गया। हालांकि 1993 में रॉबर्ट लू ड्रॉस, एक स्विस अरबपति जो ब्रांड को फिर से खड़ा करने के लिए जाने जाते थे, ने एडिडास खरीदी। उसने इनोवेटिव नए प्रोडक्ट्स बनाने पर ध्यान दिया, जैसे प्रीडेटर बूट्स और स्टार एथलीट्स जैसे डेविड बेकहम, कोबे ब्रायंट और आंद्रे अगासी के साथ पार्टनरशिप की। 2006 तक एडिडास पहले से ही बहुत बेहतर स्थिति में था, इसलिए लू ड्रॉस ने $3.8 अरब में रीबॉक खरीद ली। फिर 2013 में उन्होंने काये वेस्ट के साथ पार्टनरशिप की, जिसके चलते लू ड्रॉस की वजह से एडिडास नाइक से मुकाबला कर सका और अब यह पहले से भी बड़े आकार में था। वहीं प्यूमा को 1993 में एक युवा जर्मन कार्यकारी ने खरीद लिया। प्यूमा एडिडास से छोटा था, इसीलिए उसने यह सुनिश्चित किया कि वे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहे हैं। फिर उसने फॉर्मूला 1 जैसे खास मार्केट में एंट्री की और वुसैन बोल्ट जैसे प्रमुख एथलीटों के साथ डील्स की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसने अलेक्जेंडर मैक्वीन जैसे बलवान डिजाइनरों के साथ काम किया और रिहाना को अपने क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में लाकर प्यूमा ने 2000 के मध्य तक $1 अरब ब्रांड का दर्जा फिर से हासिल कर लिया था और अब यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स अपैरल कंपनी है, जो केवल एडिडास और नाइके के पीछे है। एडिडास और प्यूमा अब पारिवारिक व्यवसाय नहीं है, इसलिए 2009 में उन्होंने आखिरकार एक दोस्ताना फुटबॉल मैच आयोजित करके दाजला विवाद का अंत किया। एडिडास और प्यूमा के कर्मचारियों ने मिलकर मिश्रित टीमों में खेला और दोनों सीईओज ने एकजुटता के प्रतीक के रूप में एक ही टीम में भी खेला। हालांकि आज भी उस गांव में यह सब कुछ ऐसे शुरू हुआ कि एडिडास एक तरफ और पूमा दूसरी तरफ नदी के किनारे पर है। सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर वो भाई आपस में नहीं लड़ते और इतना वक्त एक दूसरे से लड़ाई में नहीं लगाते, तो शायद उन्होंने नंबर 1 स्पोर्ट्स ब्रांड बना लिया होता। कि नाइकी ने ऐसा किया, कैसे किया, ये जानने के लिए बस अब स्क्रीन पर इस थंबनेल पर क्लिक करो। यकीन करो, नाइकी की कहानी एकदम शानदार है। तुम्हें वहां मिलता हूं। अलविदा।